नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनको अपने जीवन में उन रिश्तों से सबसे ज़्यादा दुख मिला, जिन रिश्तों से इंसान सबसे ज़्यादा सहयोग और सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करता है। वो रिश्ते जिसमें इंसान सोचता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ भी हो गया ना, तो इनका हाथ मेरे सर के ऊपर है, ये मेरे साथ हैं, तो ये लोग तो मुझे संभाल ही लेंगे। और वही रिश्ते जब दुश्मन बनकर के आपके जीवन के अंदर आ जाएं, आपको बार बार ऐसी बातें बोल दें कि आपको लगे कि भाई जो मेरा जीवन है उसको मुझे घुट घुट के जीना पड़ रहा है, तो सोचिए कैसा लगेगा। तो जैसे कि हमने बताया, एक नहीं कई रिश्ते ऐसे क्लोज वाले हैं। सबसे पहले तो जो सबसे करीबी रिश्ता होता है किसी भी इंसान का, अपनी माँ के साथ, क्योंकि माँ वो व्यक्ति होती है जो इंसान को एक नया जीवन प्रदान करते हैं, अपने शरीर में से एक नया शरीर बना करके देती हैं, तो हम सांस ले पाते हैं। और माँ जो है बहुत क्लोज होती है बच्चे के। ये कहती हैं कि भैया सबसे ज़्यादा अगर मुझे इस दुनिया में किसी ने दुख दिया है ना, तो वो मेरी अपनी माँ है। अच्छा, माँ ने कैसे दुख दिया? तो ये कहती हैं कि बस मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, और मेरे दो भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये कहती हैं कि मेरी माँ की सोच ऐसी है कि उनके घर के अंदर जो धन है, जो संपत्ति है, उसमें से एक चवन्नी भी जो लड़की है उसके घर में नहीं जानी चाहिए। वो खास ध्यान रखती हैं कि कहीं मेरे पिताजी मुझे, अगर कभी मैं उनको मिलने के लिए भी जाऊं, तो कहीं शगुन के लिफाफे में 101 रुपये से 1 रुपया भी और तो ऊपर नहीं रख रहे हैं। ये कहती हैं हालांकि वैसे तो मुझे मेरी अपनी माँ के घर गए हुए, मेरे मायके गए हुए बहुत एक लंबा ज़माना हो गया है, क्योंकि इंसान वहाँ जा पाता है जहाँ पर स्नेह हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ पर आप लोग आपका इंतज़ार कर रहे हों कि हाँ मिले नहीं, बहुत कोई भावना हो। तो ये कहते हैं कि भावना तो दूर है भैया, लेकिन मेरी माँ की आंखों में मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सी नफ़रत जो है वो मुझे नज़र आती है। तो ये कहती हैं कि मेरी माँ जैसे ऑलरेडी इन्होंने बोला, वो कहती हैं कि भी मेरे हाथ में पैसा कभी नहीं आना चाहिए। और जैसे कि भाई अगर पढ़ने का भी टाइम था, पढ़ने की भी बारी थी, तो इनकी माँ को ये था कि जो लड़की है इसको सरकारी स्कूल से पढ़ाओ, और कहती हैं जो दोनों भाई हैं उनको प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया गया, जबकि हमारे घर के अंदर धन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ये कह रही हैं ऐसा भी नहीं है कि मेरे पिताजी कोई नौकरी पेशा इंसान हो। हमारे कहते हैं कि हमारे बहुत खेत खलियान हैं, हमारी बहुत बड़ी डेयरी भी है, लेकिन फिर भी माँ ने हमेशा इस चीज़ को इंश्योर किया कि मुझे बस उतना ही मिले जिससे मैं जिंदा रह सकूं और सांस ले सकूं। मतलब उतनी ही रोटी, 2 से अगर 3 रोटी खा ली तो आफत आ जाएगी कि खर्चा बहुत करवाती है, तो पता नहीं कितना ठूसती है, इसका दिमाग मोटा हो जाएगा। ये कहती हैं कि ये कुछ कॉमन शब्द हैं जो बचपन में मुझे बहुत सुनने को मिलते थे। तो ये है। अच्छा, ये कहती हैं कि भैया देखो सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन का ये है। ये कहती हैं कि जब मेरा विवाह हो गया और मेरा विवाह हो जाने के बाद मैं माँ बनने वाली थी, तो ये कहती हैं कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें रिवाज होता है कि जो पहली संतान होती है वो मायके में उसका जन्म होता है या मायके में कराया जाता है। तो कहते हैं कि रिवाज था। तो कहती है जब मैं 7.5 मंथ्स या 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उस समय पर ये कहती हैं कि मैं मेरे जो माता पिता हैं उनके घर रहने के लिए गई, और ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर भैया 1-1.5 महीने गई होंगी रहने के लिए। सो कहती हैं कि एक दिन तो माँ ने कुछ नहीं कहा, 2 दिन तो माँ ने कुछ नहीं कहा, 3 दिन भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे दिखाई दे रहा था कि हर रोज़ जितने दिन मैं वहाँ पर हूँ मेरी माँ की आंखों में मेरे लिए आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जैसे एक गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और कहती हैं कि मेरे वहाँ पे, अब सोचो, कह रही हैं कि मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, आप सोचो अभी चौथे दिन मेरी माँ अपना गुबार अंदर नहीं रख पाई और वो फट पड़ी। और कहती है अचानक से मैं ना खाना खा रही थी,
ऐसे जैसे रोटी की बुरकी मुंह में डालने वाली थी। कह रहे भाई खाना खा रही थी, खाते खाते माँ ने एकदम कहा कि रुक जा एक बार, पहले मुझे कुछ बात करनी है। तो कहने मैं घबरा गई कि क्या बात करनी है इनको। तो कह रही माँ ने कहा कि देख, ये जो भी तू 1-1.5 महीना यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर फोकट में रोटी खाने को नहीं मिलेगी, फोकट में खाने खाने को नहीं मिलेगा। बच्चा तेरे को पैदा करना है तो तेरी समस्या है ये, मुझे ये 1.5 महीने का 2 महीने का किराया चाहिए हिसाब से। ये जो तू कमरे के अंदर रह रही है हम किराएदार को किराए पे दे सकते हैं। तो कह रही कि मेरी माँ ने प्रॉपर हिसाब मुझे बताया कि खाने पीने का कितना खर्चा है। शी इवन ऑफर्ड कि अगर अपना खाने पीने का सामान तू अलग ला सकती है, अलग चूल्हे पे पका सकती है, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। बट कह रही कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि मुझे ये 1.5 से 2 महीने का पैसा चाहिए जो तू यहाँ पे वो करेगी। तो ये कहती हैं कि भैया देखो, मेरा जिस परिवार के अंदर विवाह हुआ है ना, जो मेरे पति हैं, कह रहे मेरे पति अच्छे हैं और घर परिवार भी ठीक ठाक है, कोई ऐसे हमारे को कमी नहीं है। कह रही हाँ मेरे माता पिता जितने अमीर नहीं है लेकिन ठीक है, अपर मिडिल क्लास टाइप हिसाब किताब है। तो कह रही है बात इस चीज़ की है कि मैं पैसे दे सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। और कह रही मैंने पैसा दिया भी मेरी माँ को, वहाँ से जब मेरे पुत्र का जन्म हो गया तो उसके बाद कह रही दिया भी। लेकिन ये कहती हैं कि ये वाली जो बात है ना, आज इनका अपना जो पुत्र है वो लगभग 18 वर्ष का हो चुका है, लेकिन ये कहती हैं कि इन 18 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे बात याद ना आती हो कि मेरी माँ ने, जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था, जब उसका जन्म होने वाला था, तो मेरी माँ ने उस समय पर भी जो थोड़ा बहुत सहयोग या सेवा में लेने के लिए उनके घर में गई थी, उसके लिए मुझसे पैसे लिए थे। तो ये कहते हैं कितनी बार तो वो वाले दृश्य मुझे सपनों में भी दिखाई देते हैं। तो कहती हैं कि मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ को इतनी ज़्यादा समस्या क्यों है और वो इतनी ज़्यादा पैसों के लिए ऑब्सेस्ड क्यों है, क्यों चाहती है कि मुझे कुछ ना मिले, बस मेरे भाइयों को मिले, तो ऐसा क्यों है। तो हमने कहा आपके पिताजी, तो कहते हैं कि पिताजी जो हैं, पिताजी ने डायरेक्टली कभी ताने नहीं मारे, लेकिन कह रहे हैं कि पिताजी पूरी तरह से माताजी के सिंक में है, जो माताजी कहती हैं वो वही करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अलग से मेरे पिताजी ने कभी मेरे को कोई सहानुभूति दिखाई हो या अलग से मुझे बोला हो कि बेटा माँ ये, कह नहीं मेरे पिताजी तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो एक तो ये लेकर के ये जानना चाहते थे। अच्छा, अब दूसरा सबसे क्लोज रिलेशनशिप, एक जिसने इनको जन्म दिया उनसे दुख मिला, एक जिसको इन्होंने जन्म दिया है, जो इनका 18 वर्ष की आयु का जो इनका सुपुत्र है, कह रही है इस लड़के ने भी मुझे बहुत बहुत दुख दिया है, त्रास दिया है। क्या दुख दिया है? ये कहती हैं कि मेरे बेटे को एक ही आदत है, कह रही कि अगर मैं इसको कुछ भी बोल दूं, कह रही मतलब मैं अगर इसको ये भी बोल दूं ना कि बेटा पानी का एक ग्लास दे दे, तो कह रही इसका गुस्सा सर पे चढ़ जाता है, पारा हाई हो जाता है इसका। और मेरे बेटे को ये होता है कि मुझे कोई भी काम क्यों बोल दिया। ये कहती है कि अगर मैं उसको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, अगर उसके लिए कोई एडवाइस उसको दे दूं, तो मेरा बेटा वो काम उस तरीके से कभी भी नहीं करेगा जिस तरीके से मैंने उसको काम करने के लिए कहा होगा। जैसे मेरा इस जिद में रहता है मेरा बेटा कि माँ ने जो बोला है उसका विपरीत ही करना है। तो ये कहती हैं कि भैया, हालांकि हमने दोस्तों अपने वीडियो में शॉर्ट में बता दी ये वाली बात, लेकिन आप सोचिए कि आपकी एक ही एक संतान है और वो हर चीज़ के अंदर जैसे कसम खा करके आई हुई है कि आपका पुरजोर विरोध करना है, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये कहती हैं कि भैया बस यही है, जिसने मुझे जन्म दिया उसने भी मुझे प्रेम नहीं किया, और जिसको मैंने जन्म दिया उसकी आंखों में भी अपने लिए एक अजीब सी मुझे नफरत ही नज़र आती है। उसको कुछ भी ना कहूँ, कह रही मतलब अपने पास बैठने के लिए भी बोल दूं ना कि बेटा थोड़ी देर बैठ जाया कर, तो उसके अंदर भी ऐसे तंश कस के चला जाएगा कि जैसे इनका कहते हैं कि मेरा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। तो ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, अपने माता पिता से, अपने बेटे से अपना जो पास्ट लाइफ का रिश्ता है और क्यों ये लोग ऐसा बिहेवियर रखते हैं इनके जीवन के अंदर, इसके बारे में बहन जानना चाहती थी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी ये बहन प्राप्त कर पाई थी।
प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा जब ये वहाँ गई, उसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र आईडीज़ हैं मेहुल कुमार बंधारा, वर्षा राजगौर और बलबीर सिंह जी। दोस्तों, अगर आप भी हमारे जैसे ये चैनल के मेंबर्स बने हैं, अगर आप भी इनकी तरह हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिवली हम ये ग्रुप पीएलआर के सेशंस कंडक्ट करते हैं हर महीने, अगर आप भी उनका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप पीएलआर्स के अंदर जितना अच्छे से एक वन ऑन वन पीएलआर के सेशन के अंदर आपको नेविगेट करने में और आपके आंसर्स को निकालने में आपकी हेल्प की जा सकती है, ग्रुप पीएलआर्स उतने एफिशिएंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ग्रुप पीएलआर के सेशन इतने ज़रूर होते हैं कि ये अनुभव किस प्रकार का होता है थोड़ा बहुत आप आप उसको अनुभव कर पाते हैं। और कई सारे भाई बहन तो हैं जो कि ग्रुप पीएलआर के अंदर ही अपने कई सारे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक एक्सक्लूसिव पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन बुक करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअली पहले हम आपसे बात करते हैं, आपका जो केस होता है उसको डिटेल में समझते हैं और उसके बाद फिर वन ऑन वन के अंदर आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अपने लिए बुक करने के बारे में सोच रहे हैं तो जो हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, जो नंबर है 9518081745, आपको इस फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है। विघ्नहर्ता के नाम से कर लीजिए या विघ्नहर्ता पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के नाम से कर लीजिए। हम दोबारा बोल देते हैं फ़ोन नंबर को 9518081745। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे फिर आप हमारे को मैसेज लिखिए कि मैं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहता हूं या कराना चाहती हूं और मेरे जीवन की समस्याएं, जैसे इस केस के अंदर हमने बताया आपको कि जो बहन है उनको अपनी माँ से और अपने बेटे से प्रेम नहीं मिल रहा है, इनसे नफरत मिल रही है ना। तो जब इनको पास्ट लाइफ के अंदर लेकर के जाया गया तो उसका कुछ कनेक्शन निकल करके आया। हो सकता है कि आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हो, कुछ ऐसे रिश्तों को लेकर के, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर के। तो अगर आप अपना वन ऑन वन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं तो ये जो नंबर हमने आपको बताया इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, तो हमारी जो टीम होती है फिर वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपके फिर भी कुछ प्रश्न रह गए होते हैं तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो आपको कॉल करते हैं और आपके जो भी थोड़े बहुत अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो उनको वो क्लियर कर देते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक बार फिर से हम बता देते हैं, नंबर जो है 9518081745। इसके ऊपर आप हमारी टीम को सेशंस बुक करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी बात आप सभी को बताना भूल गए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो ग्रुप में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना हो या इंडिविजुअल लेवल पे पीएलआर करना हो, काउंसलिंग्स करने हो या जो दूसरे हीलिंग के सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, कोई भी जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं किसी भी भाई या किसी भी बहन के लिए, सारे के सारे सेशंस केवल और केवल ऑनलाइन मीन्स के माध्यम से ही होता है, यानी कि इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी सारी सेवाएं हम प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप विश्व में कहीं पर भी हैं, अगर आपके पास एक डिवाइस है जिससे आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हमारे साथ वीडियो कॉल पे आप हमारे को मिल सकते हैं और आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, तो दुनिया में आप कहीं पर भी हों, आप हमारी जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाती हैं तो किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आते हैं और आज इनके माता पिता ऐसा इनके साथ बिहेव क्यों करते हैं, इनका बेटा इनके साथ ऐसा क्यों बिहेव करता है, उसका क्या कनेक्शन इनकी पास्ट लाइफ से निकल करके आता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे प्रोसेस होता है, ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको ऊपर छत नज़र आती है। ये कहते हैं कि पक्की छत है लेकिन पुरानी सी, जैसे सीमेंट की बनी हुई छत है लेकिन प्लेन छत है, कुछ भी उस पर डिज़ाइन नहीं बना हुआ या कुछ भी उस पर पंखा या ऐसा कुछ भी टंगा नहीं हुआ।
ज़मीन पे कहती हैं कि फर्श बना हुआ है और ज़मीन पे भी जो चिकना सा सीमेंट का टाइप का जो फर्श है वो बना होता है, वैसा इनको नजर आता है। ये देखती हैं कि ये नंगे पैर खड़ी हैं और इन्होंने ग्रे कलर की थोड़ी मैली सी पुरानी सी साड़ी पहनी हुई है और कोई भी गहने नहीं हैं और साड़ी बहुत पुरानी है और अपने आप को देखते ही, जैसे ये साड़ी वगैरह देखते हैं और गहने नहीं होते, ये देखते ही खुद ही एकदम से बोलती हैं कि गरीब हूँ मैं, बहुत बहुत गरीब हूँ। तो साड़ी पहनी हुई थी, तो ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं तो बट ऑब्वियस हो जाता है कि अपने आप को ये एक महिला के रूप में देख रहे थे, जो कि लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच की जिस महिला की आयु है। अच्छा, ये कहती हैं कि भाई मैं विवाहित हूँ और शुरू में तो ऐसा होता है कि भाई ये घर जो है इनको खाली खाली सा नज़र आ रहा होता है और इनको एक वहाँ पर ना चूल्हा नज़र आ रहा होता है। जब ये चूल्हे को ध्यान से देखती हैं तो अचानक से इनको ऐसा फील होने लगता है कि जो घर है इसके अंदर ये पूरा खाली नहीं है, यहाँ पे 6-7 लोग जो है इस घर के अंदर रहते हैं और इनको ये एक अजीब सा रियलाइजेशन सा होता है उस टाइम पे कि ये जो चूल्हा है ना, मैं पूरे दिन भर ये चूल्हा ही फूंकती रहती हूँ। पूरा दिन जो है मैं इस चूल्हे के सामने बैठी रहती हूँ, क्योंकि जो घर के अंदर अलग अलग लोग हैं वो काम बहुत करवाते हैं और इस घर के अंदर जो है हर किसी को कुछ अलग खाना होता है, तो मुझे हर किसी की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना होता है। तो बड़ी परेशान सी अपने आप को ये देख रही होती हैं कि यार कि मैं तो खाना ही बना रही हूँ, चूल्हे पे ही बैठी हूँ, कभी रोटी उतार रही हूँ, कभी छोंक लगा रही हूँ। ऐसा सा ये जो दृश्य है ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वहाँ पे देखती रहती है। तो फिर हम इनको अर्ज करते हैं कि भाई आप देखो तो सही कि भाई आप उठो और देखो कि ये खाना किसके लिए बन रहा है, इतना खाना कौन खा रहा है, कौन जानवर रह रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इनको ये बात बोलते हैं तो ये कहती हैं कि यहाँ पे 4 पुरुष हैं, एक कोई बच्चा है, 2 महिलाएं हैं इस घर के अंदर। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई जो महिलाएं वगैरह हैं देखो उनको कौन है महिलाएं और पुरुष कौन है भाई देखो। तो ये ऐसा बताती हैं, नहीं महिला, ये कहती हैं कि एक ही महिला है बस मेरे अलावा, हाँ एक महिला है, 4 पुरुष हैं और 1 बच्चा है घर के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये महिला को देखती हैं और ये कहती हैं कि जो महिला है ये महिला मेरी देवरानी है और देवरानी जो है उसने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ है जो कि देवरानी का बच्चा है। तो हम इनसे कहते हैं कि अच्छा अभी आपका बच्चा भी, एक बच्चा है खाली देवरानी का, आपका बच्चा। तो ये कहते हैं कि मुझे बच्चे नहीं होते हैं, मैं मतलब संतानहीन हूँ। और कह रही हैं कि देवरानी ने अपनी गोद में बच्चे को उठा रखा है और बच्चे को देख करके मतलब मैं बड़ा जैसे ना एक तरस सी रही हूँ, जैसे कि भाई काश मेरा भी बच्चा होता, तो ऐसे देखती हैं। अच्छा, फिर ये कहती हैं कि घर के अंदर 4 जो पुरुष हैं उनमें से एक पुरुष को देखती हैं, कहती हैं कि मेरे ससुर हैं। 2 जो एक पुरुष है उसको देख कर ये कहती हैं कि मेरा देवर है पास्ट लाइफ का। एक तीसरा पुरुष है उसको देखती हैं, कहती हैं कि पति है। फिर ये कहती हैं कि एक और पुरुष वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जो कि मुझे लग रहा है कि मेरा भाई है, जो कि यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ है, ऐसे ना मेरे घर मिलने के लिए आया हुआ है। अच्छा जी। तो जैसा कि दोस्तों होता है कि जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को ये यहाँ पे पहचान लेती हैं। बस अभी 2 मिनट में आपको हम बताएंगे कि पास्ट लाइफ में कौन सा कैरेक्टर इनके इस लाइफ के अंदर कौन होता है। अच्छा, तो इनको अपनी जो देवरानी है उससे कॉन्वर्जेशन करती हुई दिखती हैं, क्योंकि हम इनको बोलते हैं कि भाई आप पूरे दिन भर चूल्हे के सामने बैठे रहते हो। अच्छा, और जो देवरानी इनको दिखाई दे रही थी, देवरानी फटे पुराने कपड़ों में या देवरानी वो मैली सी साड़ी के अंदर नजर नहीं आ रही थी। देवरानी ने प्रॉपर कपड़े पहने हुए थे और गहने भी पहने हुए थे। अच्छा, तो हम इनसे कहते हैं कि भाई देवरानी से पूछो कि भाई तुम में और मुझ में इतना फर्क क्यों है और खाना सिर्फ मैं ही क्यों बना रही। जैसे ही दोस्तों इस प्रश्न को पूछने का संकल्प भर इन्होंने किया तो इनको ऐसा नजर आता है कि देवरानी गुस्से से इनकी तरफ देखती है और ये कहती है कि मुझे बेटे का ध्यान रखना है,
बांझ कहीं की, खुद की तो औलाद है नहीं, मुझे बच्चे का ध्यान रखना है तो तू खाना पका, तेरे को ही खाना पकाना है। और कुछ ऐसा बोलती हैं कि जैसे कि भाई यही जो पूरा खानदान है उसका चिराग है, और वो इनको कहती हैं कि तू खाना बनाएगी। तो इनको ये होता है कि भाई मेरे को ना थोड़ा मिसट्रीट यहाँ पर किया जाता है, और पूरे घर में सब लोग मिलकर के मिसट्रीट करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि पति भी मिसट्रीट करता है, मारता पीटता वगैरह है क्या? तो कहती है बस मेरा पति मिसट्रीट नहीं करता मेरे को, लेकिन पति बहुत ज़्यादा चुप रहता है, क्योंकि उसको ये बोल करके चुप करा दिया गया है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं संतान तक नहीं दे पाई, घर को वारिस तक नहीं दे पाई। तो कहती है कि मेरे जो पति है उसकी भी पोजीशन बड़ी वीक है परिवार के अंदर, तो मेरा पति जो है वो अपने काम पे जाता है और थोड़ा चुपचाप रहता है। अच्छा, तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्या यही कारण है कि भाई आप संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो? तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि भाई मैंने जो है ना, ये जो सब लोग दिख रहे हैं ना, मैंने इनका ना कोई बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई नुकसान किया है, क्या नुकसान किया है? तो काफ़ी इनको हम पुश करते हैं कि क्या नुकसान किया है, लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई अच्छा अभी याद नहीं आ रहा तो डेथ के सीन के अंदर चले जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान अपने मृत्यु दशा का साक्षात्कार करता है, यानी मृत्यु के दृश्यों को जब उनके सामने आते हैं मृत्यु के दृश्य, तो उस समय पर कई बार क्या होता है कि मरते टाइम क्या रिग्रेट्स हैं मन में, या मरते टाइम किस चीज़ का दुख रह गया, क्या क्या गलत हुआ, तो वो वाली मेमोरीज बहुत एक डोमिनेंट होकर के सामने आती हैं। तो मृत्यु के दृश्य में भेजा, तो मृत्यु के दृश्य में इनको दिखाई दिया कि ये लगभग 65 वर्ष की आयु की हैं, एक खाट पर पड़ी हैं, और खाट पर पड़े पड़े इनकी मृत्यु हो रही है। और जो इनकी मृत्यु हो रही है उस समय पर जितने भी लोग पहले मौजूद थे घर के अंदर, वो सब लोग मौजूद हैं, इंक्लूडिंग इनके ससुर भी। मतलब ससुर इनसे आयु में ज्यादा थे, तो अभी भी वो 90-95 वर्ष की आयु का है जब ये 65 की हो गई हैं, लेकिन वो जीवित है और ये मर रही है। क्यों मर रही है? ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ और कोई भी मेरा इलाज नहीं कराना चाहता। कह रही मैं मर रही हूँ तो कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा है। जैसे मरते समय होता है ना, इंसान की मृत्यु हो रही तो लोग बात करते हैं, थोड़ा पूछते हैं कि क्या इच्छा है मन में, कुछ रह गई है तो बताओ, क्या करें। कह रही सब लोग ना मुंह फेर करके बैठे हैं और मेरी मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। कह रही ये लोग तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे जिस खाट पर मैं मर रही हूँ इसी के ऊपर मुझे फूंक देंगे। और एक्चुअली में दोस्तों कई जगहों पे कल्चर होता भी है कि जिस खाट पर मृत्यु होती है व्यक्ति की, उसी खाट को शमशान लेकर के जाया जाता है, उसके ऊपर फर्दर लकड़ियां डाल करके, मतलब वहाँ पे वो अर्थी का इंतज़ाम नहीं किया जाता, खाट पे ही इंसान को जो है जलाया जाता है। तो कह रहे मुझे तो लग रहा है कि इस खाट पर ही फूंक देंगे ये लोग मेरे को। सब लोग मुंह फेर करके खड़े हैं, बस एक जैसे कह रहे हैं अंदर से कि कब मरेगी, मरना, मर क्यों नहीं रही है। तो कह रही हैं और इसी के साथ जो है फिर कह रहे हैं थोड़ी देर में मुझे दिखता है कि भी मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन दोस्तों पूरे इसके अंदर ये समझ में नहीं आता कि इनका बिगाड़ा क्या था और वो इतना बुरा ट्रीट क्यों करते थे, क्या नुकसान किया। तो इनको थोड़ा ऐसा रियलाइजेशन होता है कि इस जीवन के अंदर नुकसान नहीं किया, अभी ये वाला भी जीवन उन जीवन में से एक था जिसमें इन्होंने इन लोगों के हाथों दुख भोगा। अच्छा, अब थोड़े बहुत आपको जो रिश्ते हैं वो हम बता देते हैं कि पास्ट लाइफ में जो क्या दिखाई दिए थे और इनके इस लाइफ में क्या है। तो पास्ट लाइफ के अंदर सबसे पहले तो जो रूड देवरानी इनको नजर आई थी, जिसने बच्चे को पकड़ा हुआ था, जो कि बच्चे का बहाना करके इनको बांझ भी बुला रही थी और वो भी कर रही थी, वो देवरानी को इन्होंने अपनी इस जीवन की सास के अपनी इस जीवन की माँ के रूप में देखा, जो माँ इस जीवन में भी नफरत करती है। और प्रिटी मच वो जो देवरानी जैसा उसका कैरेक्टर था और जैसा बिहेव कर रही थी, वो पिछले जीवन में भी काफ़ी घृणा करती थी इनके साथ। अच्छा, जो देवरानी की गोद में बच्चा था, उसका बच्चा, जिसको देख करके इनको बहुत लालसा होती थी कि काश ये मेरा बेटा होता, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के बेटे के रूप में देखा, अपने बेटे के रूप में। हालांकि पिछले जीवन में वो छोटा बच्चा या देवरानी का बेटा इनके साथ मिसबिहेव करता था, ऐसा इन्होंने कुछ देखा नहीं, ज़्यादा उस बेटे से ज़्यादा इंटरेक्शन के दृश्यों में गए ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे को अपना बच्चा बनाने की एक लालसा, एक इच्छा इनके मन में थी, शायद इसी वजह से वो दोबारा
इस जीवन के अंदर इनका बेटा बन करके आया। फिर जो इनको ससुर दिखाई दिए थे पास्ट लाइफ के अंदर, और जो ससुर दिन रात कुछ ना कुछ ये बना दे वो बना दे डिमांड करते रहते थे, काम पे लगा करके रखते थे, उनको अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। देवर था, देवर को इन्होंने अपने इस जीवन के एक भाई के रूप में देखा। जो भाई वहां पर मिलने के लिए आया हुआ था उसको अपने दूसरे भाई के रूप में देखा। पास्ट लाइफ में जो पति इनको नजर आया था, अपने पति को इन्होंने अपने इस जीवन के पति के ही रूप में देखा। ओवरऑल जो आज के जीवन में जो कैरेक्टर्स इनकी लाइफ में जिनसे इनको कुछ दुख मिल रहा है, या उन जो ऐसे कैरेक्टर्स जिनके सामने इनके साथ अत्याचार हो रहा है लेकिन वो चुप हैं और अत्याचार होने देना चाहते हैं, वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे इनके पति जो हैं। अब जो बेटा है, अगर बेटा एक होता है ना, क्या होता है कि जो औलाद होती है ना, थोड़ा उसको ना डिसिप्लिन करना पड़ता है। जैसे हमारा अपना भी, हमारा सुपुत्र है, 9 वर्ष की आयु का पुत्र है हमारा, तो हमारे पुत्र को परमिशन नहीं है कि अपनी माताजी से वो ऊंची आवाज में बात करेगा। और क्या होता है, हमने ऐसा देखा होता है कि जो माताएं होती हैं थोड़ा वो क्या है, प्रेम की मूर्त होती हैं। तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जैसा आप प्रोग्राम करोगे वैसा होगा। तो बच्चे क्या है, थोड़ा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं कि मम्मी है तो मम्मी को बोल करके जिद करके, नहीं मैं कंप्यूटर पे बैठ ही जाऊंगा या मैं ये कर ही लूँगा। लेकिन हमने पर्सनली हमारे घर के अंदर हमेशा एक थोड़ा है कि बच्चे के माइंड में बात डाल करके रखी है कि जो मम्मी ने बोल दिया वो बात फाइनल है, मम्मी की बात नहीं काटेगा तू, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे से आगे पूछ लिया, अगर मम्मी ने कोई चीज़ मना कर दी तो मम्मी ने मना कर दी तो होना चाहिए। एंड जैसे कई बार बच्चे थोड़ा बदतमीजी की तरफ भी जा रहे होते हैं, अगर मम्मी से बदतमीजी कर ली तो उसका जो है हमारे बच्चे को पता है कि वो नहीं कर सकता, और पापा को पता लग गया तो मतलब शामत आ जाएगी फिर। तो अपनी जैसे एक महिला होती है ना, महिला के प्रति बच्चे के मन में कि उनको उसको रिस्पेक्ट करना ही करना है, क्योंकि वो करुणा की मूर्त है, प्यार से बात करती है। थोड़ी बहनों का जो अब आदमियों के मुकाबले में शरीर तो कमज़ोर होता ही है ना, थोड़ा वो वैसी है, तो आप कैसे भी अपने माँ से ट्रीट नहीं कर सकते, है ना, तो आपको तमीज़ में रहना पड़ेगा। सो ये चीज़ इस जीवन में इनके जो पति हैं, पति को इन्होंने कभी वो करते हुए नहीं देखा कि वो बेटे को, कि भाई वो उसको डिसिप्लिन करें कि भाई क्या बात है कि माँ को जो बोल रही है तो सुन क्यों नहीं रहा तू। तो वैसे डिसिप्लिन करते हुए अपने पति को कभी नहीं देखा। मतलब जो बेटे ने बोल दिया वो बोल दिया, पति अपने काम से काम रखता है। और पास्ट लाइफ में भी ऐसा सही कैरेक्टर था इनके पति का, चुप रहता था, वो कुछ बोलता नहीं था, है ना। तो वो दिखाई दिया। तो अच्छा, फिर ससुर हैं, ससुर काम कराते थे पूरा, लेकिन कभी ससुर को, पास्ट लाइफ का जो ससुर है, जो इस जीवन के पिता हैं, कभी उसको ये बोलते हुए नहीं देखा कि भाई छोटी बहू भी काम कर ले, काम बड़ी बहू ही करेगी, है ना। और जैसे इनका देवर और इनका भाई दिखाई दिया था पास्ट लाइफ में, वो भी गूंगे ही थे। तो इस जीवन में भी इन्होंने देखा कि इनके जो दोनों भाई हैं, इनके अलावा जो इनके 2 भाई हैं, हालांकि भाई कुछ टॉर्चर नहीं करते इनको, लेकिन कभी भी इनके भाई कभी इनके हक के लिए खड़े नहीं हुए कि माँ हम लोग भी तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ये भी प्राइवेट स्कूल में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना, या हमारे लिए कपड़े आए हैं तो हमारी बहन के लिए कपड़े क्यों नहीं आए, उनको जो मिल गया वो उसके अंदर मस्त है। इसको टॉर्चर भी नहीं कर रहे इस बहन को, लेकिन इसके लिए कोई आवाज भी नहीं उठा रहे। तो काफी सिमिलर पैटर्न ये जो लाइफ इन्होंने देखी थी, ये लाइफ थी अभी के जीवन से जस्ट पिछली लाइफ, है ना। और फिर क्या है दोस्तों, जब इनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो मैं नुकसान करके आई हूं, तो जिनको इनके गाइड के पास भेजा गया, फिर इनके गाइड ने इनको और एक पीछे की लाइफ में भेजा, इससे भी और पीछे की लाइफ के अंदर भेजा इनके गाइड ने, जिसके अंदर फर्दर इनको दिखाई दे कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया था। अच्छा, थोड़े बहुत कभी कभी भाई बहनों के प्रश्न होते हैं कि भाई जी, भाई उनकी एज जो है, एज के हिसाब से फिर देवरानी इनकी सास कैसे बन गई, क्या हो गया। तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब एक जीवन समाप्त हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो एक तो ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली बर्थ ले ले, है ना, थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि हमने हालांकि आपको बोला कि इससे पिछली लाइफ है, लेकिन क्या है कि ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है उनके साथ ये वाली पिछली लाइफ हो, लेकिन ये जो लाइफ देखी इसके बाद और अभी के बीच में भी कोई और लाइफ हो सकती है, जिसके अंदर कोई और कार्मिक अकाउंट्स हो, कोई दूसरे कैरेक्टर्स हों, जो कि अभी जिन लोगों को लेकर के हम PLR कर रहे हैं वो वाले नहीं है। तो जिसकी वजह से जिन लोगों के बारे में हम जानना चाहते हैं, उन्हीं के साथ जो पिछली लाइफ होती है उसके अंदर व्यक्ति जाता है। ठीक है जी।
आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन देख करके हमने कंफ्यूज नहीं कर दिया है। एनीवेज, अब आपको हम बताएंगे कि जब फिर और पीछे की लाइफ में ये गए तो इनको क्या नजर आया। तो दोस्तों, जब ये अपने दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर जाते हैं, यानी कि और पीछे जाते हैं, तो उसके अंदर ये देखते हैं कि इन्होंने सफ़ेद रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का पैजामा पहना हुआ है। लगभग 30 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में अपने आप को देख रहे होते हैं। चेहरे में ध्यान लेकर के जाते हैं तो बताते हैं कि बिल्कुल जैसे मैं क्लीन शेव हूँ और कोई बहुत ही अच्छे घर का लड़का लग रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख रहा हूँ मैं। अच्छा, आसपास देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर लकड़ी का बना हुआ सोफा मुझे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे कलरफुल दीवारें दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा अच्छा रंग हो रखा है। और दीवारों में, ये बताते हैं इसे दीवार है, तो कहते हैं दीवारों में कांच का बना हुआ मोर बना हुआ है। दोस्तों, वो पहले के टाइम पे डिजाइन नहीं होते थे कि वो जैसे जानवरों के चेहरे बने होते थे लेकिन छोटे छोटे कांच से बने होते थे, वैसे ये बताते हैं कि कांच का बना हुआ मोर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से बना हुआ है। पैरों में कहते हैं चप्पल पहनी हुई है। और हम इनसे पूछते हैं कि घर के अंदर कौन है, तो इनका पहला उत्तर होता है कि घर के अंदर 3 से 4 नौकर हैं। नौकर, अच्छा। तो हमने कहा परिवार, तो पहले तो इन्होंने कहा कि परिवार वाले दिखते नहीं हैं, लेकिन नौकर दिखाई दे रहे हैं। नौकर देखते हैं तो ये कहते हैं कि एक पुरुष है उन नौकरों में और 3 महिलाएं हैं। अच्छा, जो 3 महिलाएं हैं, एक महिला 35 वर्ष की है, दूसरी 22 वर्ष की है और तीसरी 25 वर्ष की है। और जो नौकर है, जो पुरुष है, वो भी लगभग 22 वर्ष की आयु का है। अच्छा, तो हमने कहा कि कब से हैं ये लोग आपके नौकर? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पास ना यंगस्टर्स को रखना पसंद करता हूँ, ये बुढ़े नौकर मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो सब लोग हैं ये मेरे साथ लगभग 5 वर्षों से हैं। अच्छा, तो हम बोलते हैं कि भाई कैसा है, क्या है? तो कहते हैं कि रिश्ता कैसा है भाई, अब नौकर भी हैं तो उनसे एक संबंध होता है। तो ये देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरा रिश्ता अच्छा है नौकरों से, ठीक ठाक है। तो कह रहे हैं कि जो ये महिलाएं हैं इनको मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करता हूँ, ठीक है, अपना काम करो बस। लेकिन ये जो नौकरों में जो लड़का है 22 साल का, ये कहते हैं इसको देख करके ना मेरे को पता नहीं क्यों खुंदक आती है, बड़ा खुंदक सी चढ़ती है मुझे इसको देख करके। क्योंकि ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं तो घर का काम कर सकती हैं, ठीक है, घर का काम कर रही हैं, खाना पका रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं, तो वो मुझे ठीक मिलता है। लेकिन ये जो कह रहे हैं जो 22 साल का लड़का है ना, ये कहते हैं मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का हिसाब करने में या बाहर जा कर के लोगों से डील करने में ये मेरी हेल्प करे, लेकिन कह रहे हैं वो ये कर नहीं पाता है। जब भी इसको भेजूंगा कुछ ना कुछ हिसाब के अंदर गड़बड़ी होगा, जिसकी वजह से इनको ऐसा नजर आता है कि भाई रखा तो उसको इसलिए हुआ था कि भाई बाहर खेती के अंदर भी अच्छा, ये कहते हैं कि भाई हम जमींदार टाइप दिख रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास खेत हैं। तो कह रहे हैं वैसे तो इस नौकर को मैंने रखा था कि भाई ये जो बाकी जो हमारे मजदूर वगैरह होते हैं थोड़ा उनको मैनेज वगैरह करेगा, जैसे सीरी होते हैं पंजाब में ना, सीरी रखा जाता है बड़े खेतों के अंदर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आपके खेतों की देखभाल करता है ना, किसी व्यक्ति को आप रखते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई मेरे को दिख रहा है कि भाई मैंने इसको रखा तो इसलिए था, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। तो कह रहे हैं इसलिए मैं इससे भी ना घर का काम कर रहा हूँ, इससे मैं मतलब अपने झूठे बर्तन उठवा रहा हूँ, और कह रहे हैं हर चीज़ में मैं इसको डांट रहा हूँ। और कह रहे हैं कि ये मतलब मुझे पसंद नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई परिवार में कोई तो होगा, आप विवाहित हैं क्या? तो ये कहते हैं मैं विवाहित नहीं हूँ, अभी मेरा मन नहीं है विवाह करने का। बाकी जो परिवार है उसमें कहते हैं कि मेरे माता पिता हैं। तो हम इनसे कहते हैं कि ठीक है भी, माता पिता से देखो भी कैसा रिश्ता है आपका। तो ये देखते हैं माता पिता की जैसी हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे विचार जो है वो मेरे माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहते हैं कि देखो जो वो बोलते हैं वो मैं करना पसंद नहीं करता हूँ। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई क्या विचार? तो ये कहते हैं कि मैं खुले विचारों का हूँ,
अब क्या खुले विचार, ये तो ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने बताई कि जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी चाहते हैं कि उनके हिसाब से खेती की जाए, यानी कौन सी फसल बोनी है, कैसे बोनी है, थोड़ा ये सब इनके पिताजी जिस तरह से चाहते हैं, ये कह रहे कि मैं उनसे जो है बिल्कुल भी उनकी बात जो है मेरे को समझ में नहीं आती है, तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। और इनको ऐसा दिखाई देता है कि लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं जिसके अंदर इन्होंने हर चीज़ का कंट्रोल अपने माता पिता से अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि घर के अंदर भी जो जैसे तिजोरी होती है, जो काम वो होता है, तो कहते हैं उसका कंट्रोल भी मेरे हाथ के अंदर है। जो पिता है, पिता को कह रहे पूरा जैसे रिटायर करके मैंने घर पे बैठा दिया है, उसको तो खेत में जाना भी अलाउड नहीं है। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ कि अगर मेरे पिताजी घर से बाहर निकले तो। एक प्रकार से थोड़ा ऐसा सा माहौल दिख रहा था कि जैसे जो इनके माता पिता हैं पास्ट लाइफ के अंदर, जैसे उनको हाउस अरेस्ट सा कर रखा है इन्होंने। अच्छा, और क्या होता है, तो कह रहे कि पिता से ना खिटपिट होती रहती है पैसों को लेकर के, और इनको ऐसा दिखाई देता है, कह रहे कि मैं ना इनको कहता हूं कि भाई घर में तुम लोगों के लिए सब कुछ है ना, पहनने को तुम्हारे पास कपड़े हैं, खाने को तुम्हारे लिए खाना है, तुम्हारे को मैंने नौकरानियां रख करके दी हुई हैं, कुछ भी है इनको बोलो। और कहते हैं कि मैं जो पैसे हैं, पैसों का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, मैं माता पिता को बिल्कुल भी नहीं देता हूं। और हम पूछते हैं कि क्यों नहीं देते हो, तो जैसे ही हम बोलते हैं कि क्यों नहीं देते हो, तो एकदम जैसे ना पीएलआर के दौरान इन्होंने बोला बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव देम, देना नहीं है इनको। अच्छा, क्यों? तो ये कुछ ऐसा बताते हैं कि ना ये जो मैं पास्ट लाइफ देख रहा हूं ना, उसमें जैसे मेरा बचपन से मेरा सपना था कि जो पूरी जमींदारी है वो मेरे हाथ में आ जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ मेरे हाथ में रहना चाहिए। और मैं मतलब जैसे एक अल्टीमेट राजा होता है ना, कह रहे कि मैं उस रीति अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो कह रहे मुझे मेरा जो बाप है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता था। मुझे दिखाई देता है कि राजा ये है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो राजा मैं बनूंगा। तो हालांकि ये राजे महाराजे नहीं है, जमींदार है, लेकिन जैसे एक वो वाइब है इनकी। तो ये कहते हैं कि भाई जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ झगड़ा वगड़ा करके कह रहे हैं कि मैंने जो है पूरा कंट्रोल अपने ऊपर अपने हाथ में ले लिया है। तो ये कह रहे हैं कि अभी मुझे दिख रहा है कि हमारे को बिल्कुल भी ना आपस में हम लोगों की बोलचाल नहीं है ज़्यादा, और बस ऐसे ही जो है लाइफ है। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरे जो माता पिता हैं, हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत बहुत घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि भी मेरे को पसंद नहीं है जिस तरह से मेरे पिताजी काम करते हैं, मेरे पिताजी को मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के बस, तो कह रहे हैं वो घुट रहे हैं। अगर इनके हाथ में मैंने पैसे रख दिए ना, पैसों का कंट्रोल इनके पास चला गया, तो मुझे ऐसा नौकर बनना पड़ेगा, मतलब मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, और मैं किसी के भी हिसाब से चलूँ ये मेरे को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। फिर कई सारे सीन दिखाई दिए। वो जो लड़का नौकर था उसको बहुत सारे प्रकार की जैसे मानसिक यातनाएं ये दे रहे हैं, उसको नेम कॉलिंग कर रहे हैं, उसको बददिमाग बोल रहे हैं, मंद बुद्धि बोल रहे हैं, और इनके ताने सुन सुन करके वो थोड़ा स्लो हो भी गया है। बहुत सेल्फ डाउट, बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसा भी फीलिंग आती है कि भी जो ये लड़का है ये अकेले में जा करके रोता है। तो कह रहे मैं इस चीज़ के लिए भी उसको सुनाता हूँ कि क्या तू कैसा तू मर्द है, औरतों की तरह तू रोता है, तेरे को शर्म नहीं आती, तो तेरे को मैं सबके ऊपर रखना चाहता हूँ और तू किसी काम का नहीं है, तो एक नॉर्मल नौकर जितना भी काम करने के लायक नहीं है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा वो है, और कहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती करता हूँ और मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए वो जो लड़का है उसको जो है बोलता हूँ। अब दोस्तों ये जो पूरा माहौल है जैसे इन्होंने देखा, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को ये पहचान पाए थे। सबसे पहले तो दोस्तों जो 3 नौकरानियाँ इनको दिखाई दी, जो 3 महिलाएं घर के अंदर हैं, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने इस जीवन के, एक नौकरानी को आइडेंटिफाई किया पति के रूप में, और बाकी 2 नौकरानियों को आइडेंटिफाई किया अपने इस जीवन के दोनों भाइयों के रूप में। शायद पिछले जीवन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन एक माँ की, एक पिता की होती है कि मेरा बेटा मेरे लिए वो करेगा, तो बेटे ने तो जैसे उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया था,
तो जितना भी उनके जीवन का सहारा था या जो कुछ भी उनको प्राप्त हो रहा था, हालांकि वो नौकरानियां थी, लेकिन फिर भी उनका सब कुछ सेवा तो वही नौकरानियां ही कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि इनके पूर्व के जीवन में जो माता पिता थे, उनके मन में भाव आता होगा कि भाई हमारी अपनी औलाद से बढ़िया तो ये नौकरानियां हैं, है ना। हमारी अपनी औलाद ने तो हमारे को छीन करके हमसे सब कुछ, हमारे को लाचार बना दिया, और इस लाचारी के अंदर जो हमारा सहारा है वो ये नौकरानियां ही हैं। शायद इसीलिए इनकी जो नौकरानियां हैं उन्होंने इनके भाई के रूप में जन्म लिया और इनके पति के रूप में भी जन्म लिया, है ना। अच्छा, अभी तक हमने माता पिता का बताया नहीं। जो माता पिता हैं उनमें जो रोल है वो रिवर्स्ड इनको नजर आया था। जो पिता थे, पिता से जिनसे सारी खेती, सारी जमीन, सारा पैसा इन्होंने छीन लिया था, उस पिता को इन्होंने अपने इस जीवन की माँ के रूप में देखा। और जो पिछले जन्म में, ये वाले जन्म में जो माँ थी, माँ को अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों जो एक नौकर है, जिस नौकर को ये बहुत ज़्यादा जैसे प्रताड़ित करते थे या बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाते थे, जब तक वो इनके साथ रहा तब तक उसने बातें सुनी, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पुत्र के रूप में देखा। शायद वो पूर्व के जीवन का जो नौकर है उसने इतनी ज़्यादा इनसे दुर्व्यवहार इनसे झेल लिया था या इतनी ज़्यादा बातें इनकी सुन ली थी, शायद उसी चीज़ का गुस्सा है आज भी इनका जो सुपुत्र है उनके मन के अंदर। जो इनका सुपुत्र है वो आज इनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, हालांकि आज ये उससे काम नहीं कराना चाहते। वैसे तो माँ होती है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम बोलती है, शायद इसीलिए ये जस्ट अभी हमारे को स्ट्राइक हुआ, पहले हमने नहीं सोचा था। ये शायद इसीलिए छोटा मोटा काम भी अगर ये अपने पुत्र को बोलती हैं तो अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे को याद आ जाती होगी, उस आत्मा के अंदर होती है वो चीज़ कि कैसे उसको काम के लिए बातें सुनाई जाती थी। शायद इसीलिए इनका अपना बेटा, है ना, इनकी अपनी कोख से जन्मी जो संतान है वो इतना ज़्यादा इनको बुरा भला कहती है और हर चीज़ में इनको काटने को दौड़ती है, क्योंकि वही चीज़ उसने इनके माध्यम से फेस करी। और जैसे इन्होंने अपने पिता का धन छीन लिया था, माता का धन छीन लिया था। अच्छा, इन्होंने ये देखा था कि खर्चे तक के पैसे नहीं देते थे उनको। अगर माता पिता को कुछ बहुत ज़रूरी चाहिए भी, दवा भी चाहिए, तो भी ये देखते थे कि कई कई दिनों तक तरसाते थे उनको, कई कई दिनों तक उनको बोलना पड़ता था। और जिस प्रकार से ये अपने पूर्व के जीवन में माता पिता की बेइज्जती करते थे, ये जमींदार वाले जीवन के अंदर माता पिता की जिस प्रकार की बेइज्जती करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उसकी वजह से इनके माता पिता ज़रूरत की चीज़ मांगने से भी बहुत ज़्यादा कतराते थे, बहुत बहुत घुट करके वो जीते थे। तो जैसे इन्होंने, अब एक पुत्र होता है, पुत्र का काम क्या है भाई, जो मेरे पिता है, पिता की तो वैसे भी जमीन जायदाद आपकी है। एक इंसान को क्या करना होता है, माता पिता की इज्जत ही तो करनी होती है, और क्या करना होता है, और क्या मांगते हैं वो, बाकी सब कुछ तो अपनी औलाद के लिए करता है इंसान। लेकिन औलाद जैसे वो पूत ना होकर के कपूत ये थे, तो शायद इसीलिए ऐसी परिस्थितियों के अंदर इनका जन्म हुआ जिसके अंदर फिर से वही दोनों आत्मा इनके माता पिता बन करके आए और अपना जो सब कुछ है उन्होंने उन नौकरानियों को दे दिया, क्योंकि वो नौकरानियां अब इनके भाई हैं, नौकरानियों को दे दिया। इनका ब्याह जिससे कराया उसको दहेज दे दिया, लेकिन इनको कुछ भी दे करके राजी नहीं है। मतलब इनको अगर कुछ देने की बात भी आती है तो इनकी माँ, जैसे हमने बताया था कि अगर आई भी है लड़की 5 साल बाद भी आएगी तो 101 रुपये से 1 रुपया ऊपर शगन नहीं देना उसको, ऐसी इनकी माँ की सोच है। तो वो सब कुछ उनसे ले लिया था ना, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अगर ये भी बस अच्छे बच्चे बन करके रहते कि हाँ करते काम, अपने हाथ में भी रखते और पिताजी का भी सम्मान करते, तो शायद इनके साथ भी ये दुर्गति इस जीवन के अंदर नहीं होती। तो बहरहाल दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जब होते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है कि आज किसी के साथ आप वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी तो उस जोन में आते हैं ना कि ठीक है, अब जो आपने किया तो उसका बदला मैं नहीं लूँगा। तो किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन हाँ दोस्तों, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आज तक आप देखिए, जब से इनका विवाह हुआ या जब से इनका जन्म हुआ है तब से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम हूँ। और माँ ने जो कह दिया, ऐसे बच्चे का जन्म होना था उस टाइम की इन्होंने बात बताई कि 18 साल से मैं भूली नहीं हूँ बात को, माँ ने मुझसे किराया ले लिया था।
तो वो दिल में बसी होती बातें। लेकिन जब हम PLR करते हैं और अपना ये वाला चेहरा भी देख लेते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को अपने जो मन से, हमारे को जो ब्रेन में हमने उनको जगह दे रखी होती है, और जो जहर हमारे मन में पल रहा होता है ना, दूसरे व्यक्ति के प्रति, या दूसरे व्यक्ति ने जो जहर हमारे को डाला, वही जहर सोच सोच करके जो मल्टीप्लाई होता रहता है हमारे मन के अंदर, उस जहर को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति हमारे को मिल जाती है प्यारे भाई और बहन। तो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस हैं, इनके रेफरेंस से कुछ आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं या जो परिस्थितियों के अंदर आप हैं, उसका जो पेन है, हम ऐसा समझते हैं इन कहानियों के माध्यम से भी आपको बल मिलता होगा इसको, इन नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करने का, सप्रेस करने का नहीं, न्यूट्रलाइज करने का मतलब हमेशा के लिए ख़त्म करने का। इसी शुभ आशा के साथ प्यारे भाइयों और बहनों में इन वीडियोस को बनाते रहते हैं और आप तक ये कहानियाँ पहुँचाते रहते हैं। हम आशा करते हैं आज की ये जो कहानी हमने आप सभी के साथ शेयर करी, ये आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।